स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन से हम ये सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात करें तो देखो होता क्या है कि आप जब कभी भी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आप मेज़र करना चाहोगे, ठीक है, तो मेज़र करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। किसकी? इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक मीटर रूल होता है, जैसे वर्नियर यूज़ होता है, बीम बैलेंस तराजू वगैरह तुमने देखा होगा यूज़ किया जाता है ना। किसके लिए? सब्जी वगैरह देखा होगा, दुकान पे जाते होगे तो बीम बैलेंस का भी यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में जो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी एक्यूरेसी बताता है। जितना सटीक बताएगा उतना ही क्वांटिटी को एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वो बताता है, सटीक बताता है अपने उसके हिसाब से, लिस्ट काउंट के हिसाब से। जितना लिस्ट काउंट होगा, मतलब जितना कम से कम वैल्यू वो रीड कर पाएगा फिज़िकल क्वांटिटी का, उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा वो इंस्ट्रूमेंट। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का ना अपना एक लीस्ट काउंट होता है। अभी लीस्ट काउंट को समझो। जैसे कि आप एक मीटर स्केल लेते हो, तो मीटर स्केल तो उसका एक हिस्सा यूज़ करते हो। 15 सेंटीमीटर का हम लोगों का एक स्केल आता है। तो इसमें जो लीस्ट काउंट होती है, आप देखोगे 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होते हैं? 10 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं? 10 डिवीज़न। यानी एक डिवीज़न कितना होता है? एक डिवीज़न जो होता है आपका 1 mm के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या हो गई? मिलीमीटर में 1 mm हो गई। यानी 1 mm तक का एक्यूरेसी आप तुम पा सकते हो। लेकिन अगर वहीं कोई उससे भी छोटा हुआ तो उसकी एक्यूरेसी तुमको स्केल से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट का होता क्या है? अपना एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट जो होता है इंस्ट्रूमेंट का, ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ 1 mm बताया कि मिलीमीटर में तुम किसी भी चीज़ को नाप सकते हो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से, जो छोटा सा मिलता है हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम लोग कर सकते हैं एक्यूरेटली उसके साथ, उसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का। और इसमें ये चीज़ याद रखो, जैसे कि स्केल वाली बात बताई हम लोगों ने, देखिए, तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जितना छोटा उसका लीस्ट काउंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको मोर प्रेसाइज इज़ द मेजरमेंट मेड बाय यूजिंग इट। मोर प्रेसाइज इज़ द मेजरमेंट मेड बाय इट। जितना छोटा से छोटा होगा उसका लीस्ट काउंट, उतना ही अच्छा आपको एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट मिलेगा। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ के मेजरमेंट के लिए जनरली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग जनरली एक मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। मीटर रूल कैसा होता है भाई? 0 से 100 तक उसके ऊपर अब दिए होते हैं, वैल्यू दी होती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होंगे? यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, वैसे तो 10-10 सेंटीमीटर के हिसाब से ये मीटर रूल इस तरीके से समझाया हुआ है। तो एक्चुअली में जैसे मैंने बताया वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है कि 10 डिवीज़न रहते हैं, और ये 10 डिवीज़न रहते हैं। यानी कि आप देखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो आप कितना मेज़रमेंट ले सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर तक का आप एक्यूरेसी से, इस एक्यूरेसी तक का आप मेज़रमेंट ले सकते हो। लेकिन एक बात को समझो, अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में, ये जो 2 पॉइंट्स तुमको दिख रही हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, अगर इन 2 पॉइंट्स के, मिलीमीटर के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर इनके मिड में कोई वैल्यू आई, तो तुम उसको कैसे नापोगे? तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? पॉसिबल हो जाता है इसको मेज़र करना वर्नियर कैलिपर से। किससे? वर्नियर कैलिपर से हम इसको पॉसिबल करते हैं। और या फिर हम किसको इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू गॉज को। तो इसमें हम दोनों को देखने वाले हैं। जो हमारा वर्नियर स्केल होता है, इसमें होता क्या है? ये देखो, पहली बात तो ये इसने डिवाइस किसने किया था? ये जो है पेरी वर्नियर थे जिन्होंने ये मेथड डिवाइस किया था।
अब इसमें होता क्या है ना, इसमें जो है कि 2 स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल होते हैं। एक आपका मेन स्केल होता है और दूसरा जो स्केल होता है वो आपका वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, जो मेन स्केल होता है वो आपका एक जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, जबकि वर्नियर स्केल जो रहता है वो स्लाइड करता है, स्लाइड अलोंग किसके ऊपर? अलोंग द मेन स्केल, उसके ऊपर ये आपका स्लाइड करता रहेगा। मेन स्केल पे जो आपका 2 डिवीज़न के बीच में जो आपका वो इक्वल रहता है, एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है यहाँ पे मेन स्केल में, एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर होती है। और जो इसके ऊपर वर्नियर स्केल के ऊपर जो ग्रेजुएशन होता है वो किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है कि इसके ये अगर इसके ऊपर n डिवीज़न है, मान लो कितने डिवीज़न है? n डिवीज़न, तो इसका जो n डिवीज़न होगा ना, इस मेन स्केल वाले n-1 डिवीज़न के इक्वल होता है। ये बात अभी और आगे क्लियर होगी अच्छे से। यानी कि अगर मान लो हमारा वर्नियर स्केल पे कितने डिवीज़न हैं? 10 डिवीज़न हैं। तो यानी ये 10 डिवीज़न किसके इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे 10-1 डिवीज़न के। किसके? मेन स्केल के। यानी कि इसका 10 डिवीज़न इक्वल होगा इसके 9 डिवीज़न के। ठीक है, इसको हम और अच्छे से अभी आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे लिस्ट काउंट देख लेते हैं। अब ऐसे में होता क्या है ना, देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको नीचे की तरफ बताता हूँ। लिस्ट काउंट अभी देख लेंगे, लेकिन वर्नियर का पहले, उससे पहले ये देखते हैं जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेन स्केल डिवीज़न है ना, उसका 10-1 डिवीज़न किसके इक्वल है? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के इक्वल है। यानी कि मेन स्केल डिवीज़न का जो 9 है, 9 वैल्यू है, वो किसके इक्वल है? 10 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल के इक्वल है। तो यानी जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया 9/10 इंटू मेन स्केल डिवीज़न के। यानी कि कितने के इक्वल होगा ये? 0.9 इंटू मेन स्केल डिवीज़न के इक्वल हो गया वर्नियर स्केल डिवीज़न वाला वैल्यू। अब यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट कैसे पता करते हैं? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू। अब यहाँ पे एक लाइन मेरे से छूट गई और वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि 0.9 इंटू MSD है। तो आपको मालूम है कि 0.9 इंटू कितना होगा? MSD की वैल्यू होती है 1 mm। ठीक है, और ये तो वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई? एक्चुअली में वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू हो गई 0.9 mm हो गई। एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू, ये एक वर्नियर स्केल एक की वैल्यू है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? एक मेन स्केल डिवीज़न जो कि आपका 1 मिलीमीटर है, देख ही रहे हो यहाँ पे 1 mm है। और मैंने आपको बताया भी कि मेन स्केल देखो यहाँ पे ग्रेजुएटेड है 1 mm, तो 1 mm माइनस 0.9 मिलीमीटर, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर। और 0.1 मिलीमीटर को आप अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे, एक बार और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.01 सेंटीमीटर। इतनी एक्यूरेसी रहती है इसकी। तो इस एक्यूरेसी के साथ क्या करता है ये आपका कैलकुलेट करता है, मेज़र करता है फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि लेंथ को। लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या होता है? इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। देखो यही हमने यहाँ पे अपनाया है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। और ये इसको क्या और क्या आ जाता है? लीस्ट काउंट को, ये जो वर्नियर का है इसको हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ स्केल जैसे देख रहे हो तो इसमें 10 डिवीज़न है। ये रहा आपका वर्नियर और यही आपका स्लाइड करता है, ये मूवेबल है। और इसमें ये देखो कितना है, यहाँ पे 10 डिवीज़न है। तो ये जो इसका 10 डिवीज़न है ना, हमेशा इसके 9 के इक्वल होगा, यानी 10 VSD हमेशा 9
MSD के इक्वल होगा। इन दोनों को वैल्यू को माइनस करोगे, आप इसकी पहले वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली ना एक VSD की 0.9 mm, और मेन स्केल पे ये एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है 1 mm। तो डिफरेंस हमने निकाल लिया, और वही डिफरेंस आपका क्या है, यही डिफरेंस हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ये डिराइवेशन तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हमने देख लिया कि ये किस तरीके से हमारा 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm तक आ रहा है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लीस्ट काउंट की ले ली। तो लीस्ट काउंट का ना एक डिराइवेशन ऐसे भी दिखा हुआ है, अब बुक में आपके दिया हुआ है एन डिवीज़न के साथ। तो मान लो कि जो एन डिवीज़न है किसके, ऑन वर्नियर स्केल के, वो इक्वल हैं किसके, n-1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल के, किसके, मेन स्केल के। और 1 मेन स्केल का जो डिवीज़न है उसका वैल्यू कितना ले लेते हैं, x। तो यानी ये किसके इक्वल हो गया, n-1x के। n डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू x की। और ये एक्चुअली में है क्या, x इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न वैल्यू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो वैल्यू और n डिवीज़न की वैल्यू है। अगर हमको एक डिवीज़न की वैल्यू निकालनी हो, एक डिवीज़न की वैल्यू ऑन वर्नियर स्केल, तो हम n-1 इंटू एक्स अपॉन में क्या करेंगे, n करेंगे। लीस्ट काउंट का तुमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखा कि भाई 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू माइनस 1 VSD की वैल्यू होनी चाहिए। एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या है, x है, x माइनस n-1 इंटू एक्स अपॉन में n, यही हुआ। आप LCM लोगे n को, आएगा nx माइनस xn प्लस x आ जाएगा। nx और xn एक ही चीज़ है, कट गया, तो आंसर कितना आया, x अपॉन में n। यही होता है आपका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट x अपॉन में n आया, यानी कि हम लीस्ट काउंट को एक और बात कह सकते हैं, क्या है ये x, x हमारा क्या है, वैल्यू ऑन 1 मेन स्केल डिवीज़न, वैल्यू ऑन नहीं, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न। और ये हमारा n क्या है, n हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो टोटल डिवीज़न है उसी को हमने n लिया हुआ था, है ना, n डिवीज़न लिया हुआ था। इसका n डिवीज़न इसके n-1 के इक्वल। तो ये आपका डिराइवेशन कहाँ पे दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। और फिर एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने देख लिया यहाँ पे कि इसका 10 डिवीज़न इसके 9 के इक्वल है, तो वहाँ से हमने ये लिस्ट काउंट भी निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी इसने एक रॉड प्लेस करके रख दिया हुआ है, ठीक है। तो रॉड जब प्लेस नहीं किया होगा तब वर्नियर स्केल यहाँ आ जाएगा, स्लाइड करते हुए इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा। तो जो वर्नियर स्केल का 0 है वो कॉन्साइड करना चाहिए किसके साथ, कॉन्साइड करना चाहिए मेन स्केल के 0 के साथ, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको शिफ्ट करके यहाँ लेते हैं, ये रॉड हटा दें, ये रॉड निकाल दें बाहर को, इसको यहाँ लेते हैं, तो होना क्या चाहिए कि ये वाला जो 0 मार्क है इस वाले 0 मार्क के साथ वर्नियर के आ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब होना क्या है इसके अंदर, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। अब जिस रॉड को आपको मेज़र करना है उसको आपने वर्नियर स्केल स्लाइड करता है, ये मूवेबल है, तो वर्नियर स्केल को स्लाइड किया और यहाँ पे हमने बीच में रॉड रख दिया। अब देखो रॉड अगर किसी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आती तो फिर बात ही अलग थी, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा ए एक वैल्यू है जो कि किसका रीडिंग बता रहा है, ये मेन स्केल का रीडिंग बता रहा है। ए एक्चुअली में कौन सा रीडिंग है, मेन स्केल का। और ये जो 0 वाला आप देख रहे हो, ये जो बी वाला है, ये बी किसका दिखा रहा है, आपका वर्नियर स्केल यहाँ पे आके इसको टच कर रहा है, ठीक। तो ये आपका एक ए बी, ये गैप दिख रहा होगा आपको इसके और इसके बीच का। तो एक वर्नियर स्केल वाला है और एक ये आपका मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है। अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें रॉड की एक्चुअल लेंथ, किसकी एक्चुअल लेंथ, रॉड की, तो रॉड की एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक तो पहले हमने ये देखा कि ये 1 है, ये 1, ये 1.1, ये 1.2, तो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। और इस 1.2 सेंटीमीटर के बाद भी
ये वर्नियर स्केल के साथ देखो तो इतना आगे है, कितना आगे है, इतना, ठीक है। इसको ऐसे देखो, ये इतना आगे है, ये गैप दिख रहा है। तो यानी कि हमको एक तो 1.2 दिख रहा है, 1.2 के बाद ये जो गैप दिख रहा है और इस गैप पे आके वर्नियर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, तो यानी ये वैल्यू भी हमको लेनी होगी। तो यानी कि हम 1.2 में क्या ऐड करेंगे, 1.2 के साथ ऐड करना पड़ेगा हमको लेंथ ऑफ ए बी। यानी कि एक्चुअल लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी इस रॉड की मेन स्केल की रीडिंग जो कि 1.2 है प्लस ए बी की लेंथ, ये हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। ए बी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू वर्नियर रीडिंग। क्या करेंगे हम, वर्नियर की रीडिंग निकालेंगे। और वर्नियर रीडिंग कैसे निकालेंगे, आपका P इंटू लीस्ट काउंट करके। अब इसमें एक और नई चीज़ आ गई, एक तो ए बी है, ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू वर्नियर रीडिंग से निकलेगी, वर्नियर स्केल वाले से, और वर्नियर स्केल की रीडिंग निकलेगी P इंटू लीस्ट काउंट। अब ये P क्या है, P आपका क्या है, तो P वो डिवीज़न है, पिथ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल जो कि कॉन्साइड करेगा किसके साथ, कॉन्साइड करेगा विथ मेन स्केल के साथ। तो P क्या होगा, ये वो डिवीज़न होगा वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के डिवीज़न के साथ कॉन्साइड करेगा। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन सा वो डिवीज़न है जो मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ जूम करके इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे दूरी है, यहाँ पे भी थोड़ा दूरी है, यहाँ पे भी देखो अगल बगल में है, लेकिन ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आके मिल रहा है ये डिवीज़न। यहाँ पे भी देखो फिर ये शिफ्ट हो गया है ना, फिर ये और शिफ्टिंग हुई, ये और शिफ्टिंग हो जा रही है। तो यानी कि ये कौन सा डिवीज़न है, 1 2 3 4, ये फोर्थ जो डिवीज़न है एक्चुअली में यही आपका P है, यही आपका P है। तो ए बी के लेंथ मतलब कैसे आ गई, तो ए बी इज इक्वल टू फोर्थ डिवीज़न और लीस्ट काउंट वर्नियर की कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 0.04 सेंटीमीटर। अब हमको अगर कैलकुलेट करना है रॉड का लेंथ, तो रॉड का लेंथ हमने क्या लिया था आपका 1.2 प्लस ए बी, तो 1.2 प्लस ए बी की लेंथ कितनी लेके आए हो, 0.04। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 1.24 सेंटीमीटर। ये इसका बिल्कुल एक्चुअल एग्जैक्ट रीडिंग हुआ। अब ये देखो मेनली आपका वो तो मेजरिंग हमने बता दिया किस तरीके से करना है। अब ये वर्नियर स्केल पे ठीक है यूज़ हो गया इसका। अब बात करते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ये वर्नियर कैलिपर में देखो यहाँ पे आपको दो जॉज दिए हुए हैं, एक J1 है और ये आपका एक J2 है। ये J1 जो है यहाँ देखो मेन स्केल के साथ ये बिल्कुल फिक्स्ड है, जबकि ये जो J2 जॉ होता है ये मूवेबल होता है और ये मेन स्केल पे बिल्कुल वर्नियर स्केल की तरह ही ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। अब ये जो नीचे वाले जॉज हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं ये एक दूसरे से। ठीक है, अब ये मूवेबल होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, इनको ये जो जॉज है ना इनको आउटसाइड जॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटसाइड जॉज कहा जाता है। अब इसमें कोई रॉड रख सकते हैं हम लोग मेज़र करने के लिए, या फिर कोई स्फेयर रख सकते हैं, गोला रख सकते हैं, है ना, स्फेयर को का हम लोग वो मेज़र कर सकते हैं उसका डायमीटर। और कोई हॉलो सिलेंडर है तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह भी हम इसमें रख के नाप सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि ऊपर में भी जॉज दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ऊपर में भी जॉज दिए हुए हैं। एक्चुअली में ये वाला जॉ जो रहेगा ना इससे कनेक्टेड रहता है। ये भी एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है। तो ये वाला जो है ना एक मूवेबल होगा, इसमें भी ये वाला मूवेबल होगा। और ये किसके साथ रहेगा, ये वर्नियर स्केल के साथ फिक्स रहेगा। अब ये वाले से क्या करते हैं हम लोग, इंटरनल डायमीटर पता करते हैं, इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर।
उसको पता करते हैं, या फिर पाइप का। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक टी स्ट्रिप दी हुई है। ये जो दिया हुआ है ना, इससे क्या किया जाता है, इससे बीकर का डेप्थ वगैरह भी हम लोग नाप सकते हैं, छोटे मोटे बॉटल वगैरह का, बीकर वगैरह का। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इसके बारे में तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे होता क्या है ना, फॉर मोर एक्यूरेसी जो VSD है आपका, वो VSD का जो डिविजन्स है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कोई 20 ले सकता है, 25 हो सकती है, या फिर जो है कि 50 तक, 49 तक, 50 तक डिवीज़न लिया जा सकता है। तुम खुद देखो कि जितना ज़्यादा आप ये VSD लोगे, है ना, जितना ज़्यादा वर्नियर स्केल पर डिवीज़न लोगे, उतनी ही एक्यूरेट आपकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी, उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू आएगी आपकी। ये देखो स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू क्या करता है, ये मूवेबल है, इसके ऊपर मूव करता है, तो ये स्क्रू क्या करेगा, इसको टाइट कर देगा। जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर फंस जाए तो आप क्या करो, स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दो, बिल्कुल इससे ये सटा हुआ रहे, बीच में गैप ना रहे। तो लीस्ट काउंट इसका भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का, जो इनके बीच में है डिफरेंस। वही लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। VSD की वैल्यू को x लेते हैं और वर्नियर वाले को हम लोग n लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अब इसके बाद देखो ना, इसमें ज़ीरो एरर होता है। क्या होता है, ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर में। ज़ीरो एरर में क्या होता है कि जब आप दोनों जॉस को करीब ला रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों जॉस को आप करीब लेके आ रहे हो। जब दोनों करीब आ जाएं तो जो मेन स्केल डिवीज़न का जो ज़ीरो है, मेन स्केल का डिवीज़न ना लिखूं मैं यहाँ पे, मेन स्केल का ज़ीरो है, वो बिल्कुल कॉन्साइड करना चाहिए किसके साथ, वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ। दोनों आपस में बिल्कुल कॉन्साइड कर देना चाहिए। और कॉन्साइड भी कैसा करना चाहिए, कॉन्साइड भी इस तरीके से करना चाहिए कि जो 10th डिवीज़न है ऑफ वर्नियर स्केल, वो किसके साथ कॉन्साइड करे, शुड कॉन्साइड विथ 9th डिवीज़न ऑफ वर्नियर मेन स्केल, सॉरी किसका, मेन स्केल का। क्योंकि मैंने बताया ही था कि एक वो n-1 के बराबर होता है ना इसका। हाँ, 9 डिवीज़न जो होते हैं मेन स्केल के, वो इक्वल होते हैं 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल के। तो इसीलिए जो इसका 10th डिवीज़न है वो मेन स्केल के 9th के साथ टच करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है ना, तो अगर ऐसा होता है तो कहा जाता है कि इट्स फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर। इसका मतलब ये फ्री है बिल्कुल ज़ीरो एरर से। लेकिन कभी ऐसा कभी हो जाए, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसका 10th डिवीज़न इसके 9th डिवीज़न के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे केस में, जब कॉन्साइड नहीं करता है तो ज़ीरो एरर होता है। तो ज़ीरो एरर एक्चुअली में 2 टाइप के ज़ीरो एरर होते हैं। एक आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, एक आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। जब राइट साइड में होगा, राइट साइड पे अगर ये वर्नियर स्केल का है और ये मेन स्केल का है, तो ये वर्नियर स्केल वाला कहाँ है, राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे है तो इसका मतलब पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गया। और अगर यही आपका यही लेफ़्ट साइड पे होगा, यहाँ देखो, यही देखो, ये लेफ़्ट साइड पे अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट पे है, तो ये आपका कैसा हो गया, नेगेटिव ज़ीरो एरर हो गया। तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर, जब दोनों ज़ीरो आपस में कॉन्साइड करेंगे। जब राइट की तरफ वर्नियर स्केल का, तो इसका मतलब पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और जब लेफ़्ट साइड में वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो इसका मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अब इसकी काउंटिंग कैसे होती है, तो इसकी काउंटिंग देखो ऐसे होगी कि लीस्ट काउंट, सॉरी एक मिनट, ज़ीरो एरर की वैल्यू निकालने के लिए
दोनों में अलग अलग तरीके से निकलेगा। पहले पॉजिटिव वाला निकाल लेते हैं, फिर नेगेटिव वाला निकालते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव वाले में 0 एरर इज़ इक्वल टू, देखो कौन सा वाला है जो कॉन्साइड कर रहा है, 6th वाला कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, 6th डिवीज़न वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है। और ये पॉजिटिव 0 एरर है, तो यहाँ पे +6 इंटू क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट, यानी जो डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट ये कर देंगे, यानी कि +6 इंटू 0.01 कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.06 सेंटीमीटर। ये आपका पॉजिटिव 0 एरर हो गया। वहीं नेगेटिव 0 एरर की बात करें तो इसमें भी देखो जा रहा है कौन सा डिवीज़न, 6th डिवीज़न ही जा रहा है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें 0 एरर इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर 10 है, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 6th वाला, इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे, कितना आ जाएगा माइनस, और ये आएगा 4 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि -0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये आपका लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे कैसे करेक्शन करेंगे अगर 0 एरर है साथ में, तो है ना, अभी तो हम लोगों ने क्या देखा था, रीडिंग ऑब्जर्व की थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल लेंथ पता किया था इसमें वर्नियर स्केल में, लेकिन यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, और वर्नियर कैलिपर में हमने ऑब्जर्व कर ली रीडिंग, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद इसमें क्या देखा कि भाई इसमें स्केल में एरर भी था। किस टाइप का एरर था, 0 एरर था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए करेक्ट रीडिंग विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो हमने ऑब्जर्व किया, -0 एरर। हमेशा यहाँ पे -0 एरर लिखेंगे विथ साइन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे दो कंडीशन है, -0.04 आ गया तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 0.04 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 6 जैसे यहाँ पे आया हुआ है, प्लस का 0.06, तो यहाँ पे अगर प्लस का 0.06 लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 0.06 हो जाएगा। ओके, तो ये जो रीडिंग मिली अब आपको करेक्ट रीडिंग मिली। अब यहाँ पे मेज़र कैसे करेंगे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए जैसे हमने आपको उस टाइम भी बताया वैसे ही करेंगे। ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, जॉस को पहले क्या करेंगे, दोनों साइड मूव करवाएंगे। मूव करवाने से पहले भी सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेकआउट करेंगे कि 0 एरर है कि नहीं है। और ये 0 एरर कैसे होगा, ऑब्जेक्ट को रखने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों जॉस को J1 और J2 को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, कॉन्साइड करवाएंगे। और कॉन्साइड करने पे क्या होगा कि इसका वर्नियर स्केल का 0 इसके साथ आना चाहिए, मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब 0 एरर है। अगर मिल जाता तो फ्री फ्रॉम 0 एरर, तब तो 0 एरर का कोई काम ही नहीं, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 0 एरर होगा। और दो तरह का है होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों हम पहले ही चेक कर चुके रहेंगे। अब चेक करने के बाद आगे बढ़ने का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को बीच में रख देना, मूवेबल स्केल को मूव करा के, यानी ये J2 को हम मूव कराएंगे स्क्रू को ढीला करके। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ पे हमने रख दिया, उसके बाद हम स्क्रू को टाइट कर देने वाले हैं। टाइट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब वही हम अपना मेन स्केल का रीडिंग देखेंगे। फिर उसके बाद वर्नियर डिवीज़न जो कॉन्साइड करेगा, यानी कि कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है इसके डिवीज़न के साथ। जैसे इस केस में देखो तो कौन सा डिवीज़न यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 10th डिवीज़न इसके 9th के साथ कॉन्साइड कर रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कौन सा डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है, ये देख लेंगे। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वो वैल्यू निकालनी है, वर्नियर स्केल वाली रीडिंग निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, जो डिवीज़न हमारा जाके कॉन्साइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, जैसे वहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्व लेंथ क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। a क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है, और b क्या है, जो डिवीज़न लीस्ट काउंट के जो डिवीज़न जो है कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर का मेन स्केल के साथ, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ ऑब्जर्व रीडिंग a प्लस बी हो जाएगा नॉर्मली। अब ये जो काम करेंगे ना, तो इस स्फीयर को एक बार रखा तो फिर दूसरी बार क्या करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे और दूसरी बार दूसरे साइड से हल्का सा इसको घुमा देंगे। फिर ऐसे ही कम से कम मिनिमम कितनी रीडिंग लेनी है हमको, 1 2
तीनों बार हमको ऐसा ही करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिल्कुल आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू मिल सके। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया ज़ीरो एरर वाली बात, तो यहाँ पे भी अभी आपका एंड नहीं हुआ है ऑब्जर्व लेंथ में। ऑब्जर्व लेंथ में क्या करना होगा आपको, जो ज़ीरो अगर आया है तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और बढ़ना होगा। ऑब्जर्व लेंथ के बाद ट्रू लेंथ, ये और एक वर्ड आ जाएगा। तो ट्रू लेंथ क्या होगा, जो आपने लेंथ ऑब्जर्व्ड की है, ऑब्जर्व्ड लेंथ माइनस करना होगा आपको ज़ीरो एरर विथ साइन। ठीक है, इट्स टू इजी। सबसे पहले हम मेन स्केल का रीडिंग देख लेंगे कि कितना आ रहा है, फिर उसके बाद वर्नियर स्केल का डिवीज़न देखेंगे जो कॉन्साइड कर रहा है, फिर उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग जो आई उसको ए बोलो, जो पीथ डिवीज़न यहाँ पे कॉन्साइड किया इनटू लीस्ट काउंट कर लो, उसको लेंथ बी बोलो। तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। फिर ज़ीरो एरर हमको याद है, तो ज़ीरो एरर क्या कर देंगे हम लोग, ऑब्जर्व लेंथ में से माइनस कर देंगे। और ऐसा 3 बार करेंगे हम लोग ताकि हम लोगों को और प्रिसाइज वैल्यू मिल सके। तो ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है एक्चुअली में आपका लेबोरेटरी में ही है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। ये आपका एक स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज में ये देख रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है, थ्रेड्स हैं। अब यहाँ पे थ्रेड्स हैं। अब इसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो हेड दिया हुआ है ना सर्कुलर स्केल के साथ लगा हुआ, जब आप इसको क्या करवाते हो, रोटेट करवाते हो, तो रोटेट करवाते हो तो होता क्या है, या तो आइदर बैक साइड जिस तरह से रोटेट करवाओगे उस हिसाब से, या फिर फॉरवर्ड साइड में मूव करता है। तो एक रोटेशन में, कितने में रोटेशन में, एक रोटेशन में ये जितना, एक रोटेशन किसका, ये इसका हेड का, हेड के एक रोटेशन में ये जितना मूव करता है ना लीनियरली, यानी कि इतना यहाँ से यहाँ तक ये आगे बढ़ेगा ना, एक कदम आगे बढ़ेगा, ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिच होता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये पिच की डेफिनेशन क्या है। तो पिच ऑफ ए स्क्रू इज़ द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है मूव्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस, एक्सिस के साथ जा रहा है, आगे डिस्टेंस मूव कर रहा है, द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स हेड। तो यानी कि हेड के एक बार घूमने पे ये जितना डिस्टेंस आगे को या पीछे को बढ़ जाता है, दैट इज़ ओनली कॉल्ड इट्स पिच। तो नॉर्मली जो है ना 50 या 100 डिवीज़न होते हैं इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर, और इसी को जो है कि सर्कुलर स्केल भी कहा जाता है, और सर्कुलर स्केल या फिर इसको हेड स्केल भी कहा जाता है। इसका देखो लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द एक्सिस बाय इट इन रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय 1 डिवीज़न। मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ये मूव कर रहा था, दैट डिस्टेंस, लिनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू, और पिच ऑफ स्क्रू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल वाले में जहाँ तक हमने बात की, तो हमने आपको बताया कि किसी सर्कुलर स्केल में 50 डिवीज़न होते हैं, किसी सर्कुलर स्केल में 100 डिवीज़न भी होते हैं। ठीक, तो इसमें अलग अलग आएगा ना, कि अगर पहला ये देखते हैं कि अगर आपका स्क्रू मूव कर रहा है कितना, 1 mm इन 1 रोटेशन, कितना, 1 मिलीमीटर एक रोटेशन में अगर मूव कर रहा है, एंड आपका जो सर्कुलर स्केल है हैज़ 100 डिवीज़न, कितना डिवीज़न है उसके ऊपर, 100 डिवीज़न है, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट यानी कि 1 mm ये इसका पिच हो गया, 100 डिवीज़न यानी 0.01 मिलीमीटर, इतना ये नाप सकता है। सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर, इतनी एक्यूरेसी के साथ। फिर अगर वहीं आपका स्क्रू कितना मूव कर रहा है, मूव कर रहा है बाय 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन, ये बात तो सेम रहेगी। लेकिन अगर आपका सर्कुलर स्केल हैज़
50 डिवीज़न, तो लीस्ट काउंट बदल जाएगी और लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन में 50 डिवीज़न, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 से कितना 2 बार में जाएगा ना, तो आपका ये आ जाएगा 0. और 0.02 का मतलब हो गया 0.002, ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इतना हो जाएगा। अब अगर कहीं पे अगर बात करो हाँ कि अगर यही आपका जैसे 500 डिवीज़न होता, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है कितना 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशन, 2 रोटेशन करवाने पे 1 मिलीमीटर मूव कर रहा है। और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीज़न है वो कितने हैं 500 डिवीज़न है, ठीक है। तो पिच ऑफ द स्क्रू कितना हो गया 1 mm में 2 रोटेशन, तो यानी पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1/2 का मतलब 0.5 मिलीमीटर अपॉन में 500, यानी 0.001 मिलीमीटर आ जाएगा ये, यानी कि अगर आप सेंटीमीटर में लिखो तो 0.001 सेंटीमीटर, इतनी एक्यूरेसी के साथ नाप सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये डिपेंड करता है आपका उसके ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर, और डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, पिच कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस वो लीनियरली मूव कर रहा है एक रोटेशन पे या फिर 2 रोटेशन पे 1 मिलीमीटर मूव कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर जितने तरह का स्क्रू गॉज होगा, जिस हिसाब से उसके ऊपर स्केलिंग होगी, उतने टाइप का आपको लिस्ट काउंट मिलेगा। जैसे वर्नियर स्केल में भी था, वर्नियर स्केल में भी देखो 10 डिवीज़न इसके 9 डिवीज़न के साथ कॉन्साइड कर रहा था, तो कहीं पे जो है 50 डिवीज़न ले लेते हैं हम लोग जो कि कॉन्साइड करे मेन स्केल के 10 डिवीज़न के ये 9 डिवीज़न के साथ, तो और प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी अलग अलग होता है। स्क्रू गॉज किस पे काम करता है, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पे। ये जो स्क्रू हमने यहाँ पे अभी देखा है स्क्रू, तो इसी पे ये इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये काम करता है। तो ये मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है ना मेनली वायर का जो डायमीटर है उसको नापने के लिए, क्योंकि वायर देखा होगा घर में तार कितना पतला होता है। इसके अलावा पेपर जो होता है, पेपर के थिकनेस के लिए, उसका थिकनेस नापने के लिए, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में आपने देखा 0.001 सेंटीमीटर तक का आपको क्या दे रहा है, प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। इतने तक आप क्या कर सकते हो, इतने प्रिसाइज वैल्यू तक मेज़र कर सकते हो। तो लीस्ट जो होता है ना, लीस्ट काउंट एक माइक्रोमीटर का, अगर आप देखोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का, एक माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 0.001 सेंटीमीटर। इतना जो है कि वो क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है इस एक्यूरेसी के साथ। अब जैसे कि इसमें भी देखो अलग अलग पार्ट्स हैं। ये एनविल है जो कि फिक्स रहता है, ये एनविल ये आपका फिक्स है। फिर इसके बाद ये जो स्पिंडल देख रहे हो, यही आगे की तरफ जो है कि मूव करेगा जब आप क्या करोगे, इस रैशेट को रोटेट करोगे, ठीक है। ये थिम्बल दिया हुआ है। अब थिम्बल के ऊपर ही देखो यहाँ पे इसके साथ क्या अटैच्ड है, सर्कुलर स्केल। और ये जो स्केल आपको बीच में दिख रही है, ये बेस लाइन इसको बोलते हैं, तो यह इसको स्लीव कहते हैं। यहाँ पे जो बेस लाइन जा रही है, इस बेस लाइन पे जो स्केल है ये आपका मेन स्केल कहलाता है। अब जैसे जैसे आप रैशेट को रोटेट करते हो तो वैसे वैसे क्या करता है, ये आगे को जाएगा और जाके इसमें मिल जाएगा। तो जब ये जाके इसमें मिल जाएगा ना, तो फर्दर जो है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए इन सब में, चाहे ये सर्कुलर स्केल है, इसमें फर्दर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये जाके एकदम बिल्कुल जेंटली इसके अंदर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ये बिल्कुल देख रहे हो कि सिलेंड्रिकल टाइप का दिया गया रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे तार वगैरह को ऐसे हमको मेज़र करना है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर रैशेट को हम लोग आगे ले जाके क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल जेंटली इसको मूव कराएंगे ताकि वो जो है इसके बीच में, एनविल और स्पिंडल के बीच में बिल्कुल आके बिल्कुल लग जाए, ठीक है। तो ये इसके मेन पार्ट हैं और ये देखो बिल्कुल यू फ्रेम का दिया होता है
है ना, पेपर वगैरह भी नापना है उसकी थिकनेस को भी, तो उसको भी यहीं पे बीच में रखा जाता है। ये डिवीज़न है और यहाँ पे डिवीज़न आप देखोगे कि 100 डिवीज़न होगा, तो 100 डिवीज़न है और 1 मिलीमीटर मूव कर रहा है और 100 डिवीज़न है, तो यानी कि ये कितना कर पाएगा, ये 0.01 मिलीमीटर तक की करेक्ट रीडिंग आपको दे सकता है। और यही एक्चुअली में क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट भी हो गया, यानी कि पिच और पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। एक और बात यहाँ पे देखने वाली है पिच और वो लिस्ट काउंट वाली, कि लिस्ट काउंट को आपने देखा कि लिस्ट काउंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक तो पिच के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा है कि नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम पिच की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दें, ठीक, डिक्रीज़ कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, पिच की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया तो लीस्ट काउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। और लीस्ट काउंट को और डिक्रीज़ करना है, मतलब और एक्यूरेसी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ डिवीज़न जो सर्कुलर स्केल पे है वो उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही वैल्यू पूरी आपका ओवरऑल कम होती चली जाएगी। ये भी देखो, इसमें भी देखो ज़ीरो एरर होता है। तो अगर ये वाला जो ज़ीरो है, यानी सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर वो कॉन्साइड करे किसके साथ, विथ ज़ीरो ऑफ बेस लाइन, ठीक है, उसके साथ, तो इसका मतलब वो कैसा है, फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि यहाँ इसका ज़ीरो हो और यहीं पे, ठीक है, यहीं पे इसका भी ज़ीरो हो। तो ये दोनों अगर आमने सामने हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बेस लाइन वाला ज़ीरो इधर है, तो ये दोनों अगर यहाँ पे अगल बगल हैं, इसका मतलब सामने सामने, इसका मतलब ये फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर है। वरना अगर ये ऊपर नीचे होते हैं तो इसका मतलब इनमें ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर भी दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप के कौन कौन से हैं, दो टाइप में, एक आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक आपका होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, जब बेस लाइन से नीचे होगा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। और वहीं अगर बेस लाइन से ऊपर होता है आपका ज़ीरो, अबव होता है, तो ये कैसा ज़ीरो एरर है, निगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो ये क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिवाइस को लेंगे तो पहले इन दोनों का यहाँ पे मिलान कर लेंगे, और यहाँ पे मिलान करने पे ही ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि इसमें ज़ीरो एरर कुछ भी है या नहीं है। एज सेम एज इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, जैसे वर्नियर कैलिपर में था वैसे ही यहाँ पे भी क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के साथ कॉन्साइड करता है कि नहीं, या फिर कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो कितने से कॉन्साइड नहीं कर रहा है। यानी ज़ीरो एरर पहले ही मालूम कर लेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर है कि पॉजिटिव और कितना है। तो यहाँ पे भी अगर आपको करेक्शन करना होगा तो करेक्शन कैसे करोगे, तो करेक्शन के लिए जो करेक्ट रीडिंग रहेगी, दैट करेक्ट रीडिंग विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। और यहाँ भी वही रहेगा, ज़ीरो एरर अपने साइन के साथ, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव और निगेटिव रहा तो निगेटिव। ठीक है, अब बात आती है मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट कैसे करोगे, तो मेज़रमेंट में भाई जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई वायर वगैरह इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको वायर को पुट कर सकते हैं, एक तो हम इसके बीच में वायर बिल्कुल इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर वायर को हम लोग देखो इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यानी कि जब भी हम करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम वायर को वन डायरेक्शन में रखें और दूसरी बात हम वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, दो डायरेक्शन में रख सकते हैं हम लोग वायर को। तो एक डायरेक्शन में हमने रखा, पहले मान लो कि एक डायरेक्शन में हमने वन डायरेक्शन में ऐसे रख दिया सीधा सीधा। अब वन डायरेक्शन में रखने पे क्या हुआ, आपको मेन स्केल की रीडिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, मेन स्केल का रीडिंग दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्कुलर स्केल लेंगे। सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होगी उसको हम लोग बी कहेंगे,
और एक्चुअली में ये रीडिंग क्या होगी, इसमें पी जो पिथ डिवीज़न होगा उसको देखेंगे कि कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा डिवीज़न इसके साथ बेस लाइन के साथ, और साथ ही साथ ये देखेंगे लीस्ट काउंट, यानी पिथ डिवीज़न जो कॉन्साइड करेगा यहाँ पे कौन सा डिवीज़न बेस लाइन के साथ यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है ना, उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड रीडिंग अगर हमको निकालनी होगी तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग ए प्लस सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग बी, ए प्लस बी हो जाएगी। और फिर जो हमने ज़ीरो एरर लिया है तो यानी कि ज़ीरो एरर वाले में भी हमने आपको बता दिया कि करेक्ट रीडिंग ये जो ऑब्जर्व्ड ए प्लस बी आया है, यानी ए प्लस बी माइनस ज़ीरो एरर, इस तरीके से। और ये एक्सपेरिमेंट भी कितने बार किया जाएगा, एटलीस्ट जो है कि आपको 3 टाइम करना है ताकि जो वैल्यू मिले और ज़्यादा प्रिसाइज मिले, है ना। कभी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसीलिए आप क्या करो, कम से कम 3 बार किया जाता है तो मीन वैल्यू 3 बार की निकाल ली जाती है और उसी को एग्जैक्ट लेंथ या एग्जैक्ट डायमीटर माना जाता है। इसके अलावा देखो एक टाइप का और एरर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैकलैश एरर होता है। ये बैकलैश एरर क्या होता है कि कभी कभी कोई टूट फूट आ गई। अब तो ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स तो मालूम है कि घिस जाता है, और घिसने के साथ साथ कभी मान लो कि क्या हुआ कि आप उसको घुमा रहे हो लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, होता है ना, कभी नट वगैरह बिल्कुल ढीला हो जाता है तो मतलब उसकी चूड़ी ख़राब हो गई है, कहते हैं ना इसको, जो थ्रेड्स हैं कि इसकी चूड़ी ख़राब हो गई है, मिस हो गया है नट। तो ऐसे में कभी कभी होता है कि वियर टीयर की वजह से थ्रेड्स के जब रिवर्स करते हैं हम लोग उसके डायरेक्शन को, जैसे इसको हम लोग रोटेट करवाएं, यानी कि इसको हम लोग जब घुमाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक बार में नहीं घूमता है, एक जगह पे कभी कभी थोड़ा सा घूमा लेकिन थोड़ा सा भी ये आगे पीछे नहीं हुआ। इसको तो हमने रोटेट तो करवा दिया, रोटेट करवाने के साथ ये पिच जो है आगे पीछे यहाँ पे थ्रेड पे लीनियर डिस्टेंस में नहीं मूव किया, तो इसको हम लोग कैसा क्या कहते हैं, इस एरर को हम लोग कहते हैं बैकलैश एरर, यही कहा जाता है बैकलैश। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।